नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद वीरू सिंह में। जीके जीएस का ये पार्ट 2 है। इसमें हम टॉप 30 प्रश्नों को की व्याख्या करेंगे एक एक प्रश्न को लेकर। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि पर्यावरण शिक्षा की शिक्षण विधि के लिए किस बिंदु पर ध्यान देना चाहिए। मतलब जो पर्यावरण शिक्षा है उसकी जो शिक्षण विधि होती है उस विधि के लिए जो बिंदु होते हैं उन बिंदुओं पर किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। क्वेश्चन का ए मतलब विकल्प ए कह रहा है क्या पर्यावरण जो शिक्षण के सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्षों का जो बिंदु पर ध्यान दें। क्या पर्यावरण शिक्षा में अध्यापक की भूमिका हो। क्या पर्यावरण शिक्षा के अंतः जो अनुशासकीय आयाम होते हैं उस पर ध्यान दें या फिर उपयुक्त सभी। तो पहला क्वेश्चन नंबर पहला का आप जवाब दें कि इसका सही विकल्प क्या होगा। जो पर्यावरण शिक्षा की जो शिक्षण बिंदु हैं उन पर किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। तो जो लोग विकल्प डी की ओर जा रहे हैं वो सही हैं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ा बाघ जो है ना अभयारण्य वो कहाँ पाया जाता है। क्या आंध्र प्रदेश में है या उत्तर प्रदेश में है या असम में है या गुजरात में है। ठीक है, तो गुजरात में एक ही है नल सरोवर, जो अभयारण्य है नल सरोवर वो गुजरात में है। असम में 7 अभयारण्य अभी हो गए हैं, जैसे गर्म पानी और एक ज्ञानी के लिए प्रसिद्ध है असम में, और नमीरी है ना, और 7 हैं अभी हाल ही में 7 हैं। आप असम के पढ़ कर जाइए। असम से एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, अभयारण्य से, तो 7 अभयारण्यों को आप चर्चा करें पढ़ें। फिलहाल इसका सही विकल्प ए हो जाएगा। तो सबसे बड़ा जो है नागार्जुन जो अभयारण्य है वो यहीं आंध्र प्रदेश में ही है, तो याद भी रखें। ठीक है, दूसरे का जो पूछा गया था सबसे बड़ा बाघ जो अभयारण्य है वो कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर तीसरे की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि एग मार्क का संबंध किससे है। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, टेट में पूछा भी जाता है। ठीक है, याद रखें इसको। एग्ज़ाम का जो लेवल है वो एग मार्क के ऐसे ही प्रश्न बनते हैं, तो उसको गलत मत करिएगा। जो एगमार्क का संबंध है वो किससे है। क्या उत्पादन से है या संसाधन से है या गुणवत्ता से है या बाजार से है। मतलब जो चीज़ें आती हैं ना उनमें जो एगमार्क आता है वो किसके लिए होता है। जो पर्यावरण के प्रति जो मैत्रीपूर्ण जो संबंध रखता है ना प्रोडक्ट, उसी में जो एगमार्क दिया जाता है। ठीक है, तो इसका सही विकल्प सी हो जाएगा कि गुणवत्ता से। ठीक है, एगमार्क का संबंध होता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें लगा हुआ होता है। तो क्वेश्चन नंबर सी 3 का सी विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि वायुमंडलीय ओजोन को किस मापक द्वारा मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर ये भी पूछा जाता है कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। तो ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। इसको मापने की इकाई डॉप्सन है। ठीक है, तो इसका सही विकल्प ये हो जाएगा कि नापने की इकाई इसकी डॉप्सन है और ये पाई कहाँ जाती है, समताप मंडल में। ठीक है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कार्बन का प्राकृतिक सिंक नहीं है। क्या मृदा नहीं है या समुद्र नहीं है या विघटित तेल भंडार नहीं है या वन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर रुझान करिए कि 5 का आप क्या सोच रहे हैं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। जो लोग सही सी लगा रहे हैं और विघटित तेल भंडार हैं उसका नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है। बेहद ही इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है। क्या गुरुग्राम हरियाणा में है या नेल्लौर आंध्र प्रदेश में है या पुरी उड़ीसा में है या चित्तूर आंध्र प्रदेश में है। तो सुल्तान एक गांव हरियाणा में भी है। ठीक है, तो सुल्तानपुर पक्षी विहार उसी के नाम पर रखा गया है, गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है, तो इसका सही विकल्प ए हो जाएगा कि गुरुग्राम हरियाणा। ठीक है, सुल्तानपुर पक्षी विहार स्टार लगाएं, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि पृथ्वी के अंदर जो ऊर्जा होती है उसे क्या बोलते हैं। क्या भूतापी ऊर्जा है, क्या परमाणु ऊर्जा है या वायु ऊर्जा है या विद्युत ऊर्जा है। मतलब जो पृथ्वी के अंदर है क्या कौन सी ऊर्जा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम सही कर सकते हैं ऑप्शन से। कैसे कि भू भू मानी क्या होता है। भू मानी होता है
पृथ्वी, ठीक है। भूमानी पृथ्वी होती है, ऐसे भी सही कर सकते हैं कि भूमानी पृथ्वी ऐसी भूतापीय ऊर्जा। जो विकल्प ए को चुन रहे हैं वो सही है। जो पृथ्वी के अंदर ऊर्जा होती है उसे हम भूतापीय ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा औषधीय पौधा है। मतलब औषधीय पौधा है। क्वेश्चन नंबर ए कह रहा है क्या आंवला और अशोक औषधि पौधे में आते हैं। क्या बेल और ब्राह्मी भी औषधि पौधे का हिस्सा है। क्या जो गूगल है और गुलूची है, क्या ये भी औषधि पौधा में आता है। क्या उपयुक्त सभी, ये जो सभी पौधे हैं जो ऑप्शंस में ए बी सी में हैं, क्या ये सभी औषधि पौधे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर कमेंट करें, क्या ये क्वेश्चन नंबर 8 का डी सही होगा क्या। क्वेश्चन नंबर 8 का डी सही होगा क्या, चर्चा करें इस पर। क्वेश्चन नंबर 8 का डी सही होगा क्या। जो लोग ऑप्शन डी को लगा रहे हैं वो सही हैं, ये सभी औषधीय पौधे में आते हैं। ऑप्शन नंबर जो प्रश्न नंबर 8 था उसका डी सही विकल्प होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि जो ग्रीष्म ऋतु में प्रवास करने वाले पक्षी हैं वो कौन से हैं। क्या एशियाई कोयल है, या कुक्कूस है, या कोमडक है, या उपयुक्त सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का विकल्प जरा सा चुनें आप, किस विकल्प की ओर आपका रुझान है। क्या आपका डी, जो लोग डी विकल्प को चुन रहे हैं वो क्या सही हैं, जरा सा एक बार सोचें। जो विकल्प डी को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो ग्रीष्म ऋतु में का जो प्रवास पक्षी हैं वो उपयुक्त सभी हैं। कुक्कूस भी है, एशियाई कोयल है, कोमडक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का डी विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि विश्व में वनस्पतियों की कुल प्रजातियों में भारत में कितने प्रतिशत पाई जाती है। क्या जो भारत में वनस्पतियों का जो प्रतिशत है प्रजातियों का, क्या वो 20% है, या 33% है, या 21% है, या 24% है। तो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ें आप। क्या सोच रहे हैं आप, क्या 33% है या फिर 21% है। बी और सी में जो लोग रुझान ले रहे हैं वो कृपया सावधानी बरतें। क्या 21% हो जाएगा इसका सही विकल्प। जो लोग ऑप्शन बी की तरफ बढ़ रहे हैं उनका सही आंसर है 33%, ठीक है। इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, 33%। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करे। ये किस अनुच्छेद के तहत बताया गया है। ये किस अनुच्छेद के तहत बताया गया है कि जो भारत का प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वो पर्यावरण का संरक्षण करे एवं उसमें सुधार करे। क्या अनुच्छेद 21 में आता है ये, क्या अनुच्छेद 48 ए में है, क्या 51 ए में है, या फिर अनुच्छेद 50 में है, किस में है ये कि पर्यावरण संरक्षण का प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। जो लोग विकल्प बी और सी की ओर बढ़ रहे हैं वो थोड़ा सा ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 11 का सी सही है। जो लोग 11 का सी लगा रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया है, एक्सीलेंट है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि जैव मंडल रिजर्व कौन से आधारभूत कार्य करते हैं। जो जैव मंडल है रिजर्व में वो उसके कार्य क्या क्या होते हैं। क्या संरक्षण होता है, बिल्कुल सही बात है। क्या विकास भी होता है जैव मंडल से, हाँ ये भी सही है। ये लॉजिस्टिक है, ये भी थोड़ा सही है। तो उपयुक्त सभी जो लोग 12 का डी लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का विकल्प डी सही है, उपयुक्त सभी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान पहले किस नाम से जाना जाता था। मतलब जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का जो पुराना नाम है वो क्या है। क्या हेली था, या बैली था, या रंभा था, या तंजौर था। सही विकल्प आप लोग बताएं कि 13 का क्या बी होगा, क्या ए होगा। ए और बी में काफ़ी लोगों की रुझान दिख रहे हैं। जो लोग ए और बी को सोच रहे हैं वो थोड़ा सा सावधान हो जाएं कि ए और बी में ज़्यादा कंपटीशन है। तो 13 का जो लोग ए लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान पहले किस नाम से जाना जाता था। हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। ये उत्तराखंड में है, सबसे पुराना है, सबसे पहला है, ठीक है, याद रखें। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। क्या मृदा है, या जल है, या प्रकाश है, या तालाब है। जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसका उदाहरण क्या है। क्या मृदा है, या जल है, या प्रकाश है, या तालाब है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, तालाब। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण होता है तालाब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। क्या महत्वपूर्ण पहलू है जैव विविधता का? सबसे पहले देखते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन, या बाढ़ का दृश्य, या औद्योगिक उत्पादन, या विटामिन युक्त भोजन। तो जैव विविधता का ये पूछ रहा है सबसे महत्वपूर्ण पहलू, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा? क्या इसका विकल्प ए सही होगा? तो जो लोग 15 का ए लगा रहे हैं उसका सही विकल्प है कि 15 का ए, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि प्राथमिक द्वितीयक उपभोक्ताओं को अपना आहार बनाने वाले उपयोक्ता हैं। क्या क्वेश्चन है? ये बहुत ही सिंपल ऑप्शन क्वेश्चन है कि जो प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ताओं को खाते हैं वो क्या कहलाते हैं? सीधी सीधी बात है, जो प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ताओं को खा जाते हैं वो तृतीय उपभोक्ता कहलाते हैं। तो इसका सही विकल्प भी हो जाएगा। ठीक है। क्या मनुष्य सर्वाहारी है? ये बिल्कुल सही है, मनुष्य एक सर्वाहारी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि इकोसॉफी किसे कहते हैं? इकोसॉफी किसे कहते हैं? ये नया प्रश्न है। ठीक है। तो क्या भूमंडलीय प्राकृतिक परिस्थितियों को, या पर्यावरणीय तंत्र में पारिस्थितिकी सौहार्द को, या पारिस्थितिकी संतुलन की विचारधारा को, या उपयुक्त सभी? इकोसॉफी का मतलब क्या होता है? जो लोग ए लगा रहे हैं वो बिल्कुल ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का ए विकल्प हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि इको क्लब का क्या उद्देश्य होता है? मतलब इको क्लब बनाए जाते हैं, उनका क्या उद्देश्य है, ये क्यों बनाए जाते हैं, इनकी क्यों स्थापना हुई है? क्या जरा सा पढ़ते हैं ऑप्शंस पर। जो प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण है, इको क्लब का ये उद्देश्य है, बिल्कुल सही बात है। प्रदूषण पर रोक लगाना, ये भी सही है। प्रदूषण पर रोक लगाना ये भी सही है। खनिज संसाधनों का संरक्षण, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी, क्या हम उपयुक्त सभी लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, ये इको क्लब के कार्य हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही विकल्प हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि राष्ट्रीय पादप जो अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो का मुख्यालय वो कहाँ स्थित है? क्या नई दिल्ली में है, कोलकाता में है, पटना में है, या शिमला में है? क्वेश्चन नंबर 19 को बताइए ज़रा कि जो राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो का मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? क्या नई दिल्ली में है, कोलकाता में है, पटना में है, या शिमला में है? तो जो लोग विकल्प ए को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है। 19 का विकल्प ए सही है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? गौरा देवी से है, चंडी प्रसाद भट्ट से है, ठीक है, या सुंदरलाल बहुगुणा से है, या उपयुक्त सभी से है? क्या हम चिपको आंदोलन से बता सकते हैं कि इसमें क्या विकल्प सही है, कौन सा विकल्प सही है? तो चिपको आंदोलन, गौरा देवी भी चिपको आंदोलन से संबंधित थी, ये भी याद रखें। गौरा देवी भी सही विकल्प है, वो भी चिपको आंदोलन से संबंधित हैं। चंडी जो प्रसाद भट्ट थे, इन्होंने ही मतलब चिपको आंदोलन के जो प्रेरणा स्रोत थे ये चंडी भट्ट ही थे। क्वेश्चन नंबर सी कह रहा है सुंदरलाल बहुगुणा, इन्होंने इस मतलब इस आंदोलन को बाखूबी निर्वहन किया, इसको चलाया, इसलिए ज़्यादातर इनका जो श्रेय है वो सुंदरलाल बहुगुणा को दिया जाता है। ठीक है। तो ये उपयुक्त तो सभी, इसका विकल्प डी सही हो जाएगा क्योंकि ये तीनों ही चिपको आंदोलन से संबंधित हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही विकल्प होगा डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि इनमें से भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन सा था? मतलब मुख्य न्यायाधीश, इन चारों ऑप्शंस में से एक जो न्यायाधीश थे उनका क्या नाम है? क्या मेहर चंद महाजन है, क्या SR दास हैं, या के सुब्बा राव हैं, या कृष्णकांत हैं? तो जो लोग बी की तरफ बढ़ रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का बी विकल्प सही हो जाएगा, के सुब्बा राव। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि जैविक रूप से संश्लेषित नैनो कणों का उपयोग एक नई पारिस्थितिकी मित्र तकनीक है जो नैनो टेक्नोलॉजी है, जिसकी मतलब कैंसर उपचार में बड़ी संभावना है। इस तकनीक में एक पौधे के निचोड़ का उपयोग किया जाता है, वह पौधा कौन सा है? जो नैनो टेक्निक है उसमें एक पौधे के रस का उपयोग होता है जो कैंसर के लिए फ़ायदा करता है। क्या वो पौधा मदार का है, या धान का पौधा है, या पार्थेनियम का पौधा है, या मटर का पौधा है? तो इसका सही विकल्प क्या होगा? क्वेश्चन नंबर सही जो 22 है उसका सही विकल्प सी है, पार्थेनियम। ठीक है। तो इसका सही विकल्प पार्थेनियम हो जाएगा। इस पौधे के रस से जो नैनो टेक्निक है उसे कैंसर की दवा में उपयोग करता है, तो ये पार्थेनियम का पौधा है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 एक कथन है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 23 ये कह रहा है कि प्रकृति हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है, किंतु
हमारे लालच को नहीं, यह कथन किसका है? मतलब जो प्रकृति है वो हमें ज़रूरत के हिसाब से देती है, वो हमारे लालच को नहीं बढ़ाती कि हमें इतने की ज़रूरत है, इतना चाहिए, नहीं, जितनी तुम्हारी ज़रूरत है प्रकृति उतना देती है। क्या ये महात्मा गांधी जी का कथन है? क्या सुंदरलाल बहुगुणा जी का कथन है, या राजेंद्र अग्रवाल का, या गौरा देवी का? तो ये किसका कथन है? क्या सुंदरलाल बहुगुणा का कथन है ये, या फिर गौरा देवी का है? तो क्या विकल्प चुन रहे हैं आप? जो क्वेश्चन नंबर 23 का ए विकल्प चुन रहे हैं वो सही है, ये महात्मा गांधी जी का कथन था, तो 23 का ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, जो अगस्तमाला भारतीय जयमंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? क्या केरल और तमिलनाडु में है, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में है, मेघालय और उत्तराखंड में है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में है? इसका सही विकल्प क्या होगा? 24 का चुने। ये जो पूछ रहा है जो ना, अगस्तमाला जैव आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है? क्या केरल और तमिलनाडु में है, क्या उड़ीसा और मध्य प्रदेश में है, क्या मेघालय और उत्तराखंड में है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में है? तो 24 का जो लोग विकल्प ए चुन रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया हैं, सही हैं, अपने आप सही दिशा में जा रहे हैं। तो 24 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि इनमें से कौन रासायनिक घटक है? मतलब रासायनिक घटक पूछ रहा है। क्या प्रकाश है, या शैवाल है, या दबाव है, या वायुमंडलीय गैसें हैं? ठीक है, क्या प्रकाश हो सकता है इसका सही विकल्प, या फिर वायुमंडलीय गैसें? ए और बी में से थोड़ा सा आप कंफर्म करें। तो जो लोग क्वेश्चन नंबर 25 का बी की तरफ बढ़ रहे हैं वो बिल्कुल एकदम ही सही हैं, क्योंकि रासायनिक घटक पूछ रहा तो वायुमंडलीय गैसें हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि दक्षिणी एशिया के हॉटस्पॉट हैं, मतलब दक्षिण एशिया में जो हॉटस्पॉट हैं वो किस नाम से जाने जाते हैं? पूर्वी हिमालय हॉटस्पॉट के नाम से, या फिलीपींस हॉटस्पॉट के नाम से, या न्यूजीलैंड हॉटस्पॉट के नाम से, या जापान हॉटस्पॉट के नाम से? मतलब सीधी सीधी बात है, दक्षिण एशिया के हॉटस्पॉट पूछ रहा है ना, तो पूर्वी हिमालय, या फिलीपींस, या न्यूजीलैंड, या जापान हॉटस्पॉट? तो इसका सही विकल्प ए हो जाएगा, पूर्वी हिमालय के हॉटस्पॉट। क्वेश्चन नंबर 26 का ए। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। पूछा जाता है कि न्यूनतम जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? न्यूनतम मतलब कम, सबसे कम जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? क्या समुद्र के निकट, या खाड़ियों में, या ध्रुवों के पास, या इनमें से कोई भी नहीं? जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे जैव विविधता कम होती जाएगी, और भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ेंगे जैव विविधता बढ़ती जाएगी। ठीक है, जैसे ये भूमध्य रेखा है, ये ध्रुव हैं, ठीक है, इनकी ओर आएंगे ध्रुवों की तरफ तो हमारी जैव विविधता कम होती जाएगी। जैसे ही हम इसकी तरफ बढ़ते जाएंगे तो हमारी जैव विविधता बढ़ती जाएगी। ध्रुवों की ओर बढ़ने पर जैव विविधता में बढ़ोतरी होती है, मतलब भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ेंगे तो हमारी जैव विविधता बढ़ेगी, और जैसे हम ध्रुवों की तरफ वापस आएंगे जैव विविधता कम होगी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा, ध्रुवों के पास जाने से हमारी जैव विविधता कम होती है। अब यही क्वेश्चन एक और पूछा गया था कि जैव विविधता सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? तो जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है शांत घाटी में। ठीक है, ये शांत घाटी कहाँ स्थित है? तो ये शांत घाटी केरल में स्थित है। ठीक है, याद रख सकते हैं इसको भी कि जैव विविधता सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? तो जैव विविधता सर्वाधिक शांत घाटी में पाई जाती है। शांत घाटी कहाँ स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। ठीक है, और न्यूनतम जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? ध्रुवों की तरफ। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ते हैं, 0 डिग्री की तरफ बढ़ते हैं, तो हमारी जो जैव विविधता है वो बढ़ने लगती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि फूलों की घाटी कहाँ पाई जाती है? क्या जम्मू कश्मीर में, बिहार में, हिमाचल प्रदेश में, या महाराष्ट्र में? अब ये कुछ लोग को थोड़ा सा डाउट हुआ होगा, बोले ये प्रश्न गलत है, कहीं कुछ है, ऐसा विकल्प चुन रहे होंगे, क्योंकि फूलों की घाटी तो हमने बचपन से पढ़ा है कि उत्तराखंड में है। फिर ये क्या ड्रामा है भैया? ये क्या ड्रामा है भैया कि फूलों की घाटी के लिए ऑप्शन ही नहीं है कि जम्मू कश्मीर करें, कि बिहार करें, कि हिमाचल प्रदेश करें, कि महाराष्ट्र करें, या फिर इसको चारों विकल्प को काट दें और उत्तराखंड अपने मन से लगा दें? तो ऐसा नहीं है। जब विकल्प में उत्तराखंड ना हो, मैं खुद मानता हूँ ये बात सही है कि फूलों की घाटी उत्तराखंड में ही स्थित है, चमोली ज़िले में स्थित है। चमोली ज़िले में एक जगह है जिसको हम फूलों की घाटी के नाम से प्रसिद्ध करते हैं, और ये उत्तराखंड में है। ठीक है, अगर उत्तराखंड नहीं है तो क्या विकल्प चुनेंगे? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। फूलों की घाटी के लिए अवस्थित जो प्रदेश है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, वैसे इसका सही विकल्प होगा उत्तराखंड। ठीक है, चमोली ज़िले में स्थित फूलों की जो जो प्रदेश है उसको बोलते हैं फूलों की घाटी। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है कि कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? पूछा जाता है कभी कभी कि एटाई रोग किससे होता है? तो कैडमियम से होता है। ठीक है, याद रखें। क्या पश्चिमी बंगाल, क्या केरल में, या हिमाचल प्रदेश में, या गुजरात में? ठीक है, आर्सेनिक की जो मात्रा होती है
पानी में जो आर्सेनिक की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है? क्या केरल में या गुजरात में या हिमाचल प्रदेश में या पश्चिम बंगाल में? जो लोग 29 का ए विकल्प चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं, क्योंकि ये आर्सेनिक सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। ठीक है, इसको याद रखें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, ये लास्ट प्रश्न है। ठीक है, अभी तक मैंने आपको लाइक और सब्सक्राइब के बारे में बात नहीं किया है, क्योंकि आपका समय बहुत ही कीमती है। तो मैं लास्ट में अभी तक फिर कह रहा हूँ कि अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब मैं इसलिए कहता हूँ कि ताकि जो मेरा वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके, आप समय से वॉच कर सकें। तो क्वेश्चन नंबर 30 का विकल्प चुनते हैं, क्या होगा इसका सही विकल्प? भारत में एलिफेंट रिजर्व कौन है? मतलब एलिफेंट माने क्या होता है? हाथी। हाथी वाला रिजर्व कहाँ स्थित है? क्या पेरियार केरल में है? पेरियार किसके लिए? हाथी के लिए प्रसिद्ध है। ये बिल्कुल सही बात है। जो बैतरणी उड़ीसा है, क्या ये भी सही है? बिल्कुल सही है। मैसूर कर्नाटक हाथी के लिए ही प्रसिद्ध है। क्या हम उपयुक्त तो सभी लगा सकते हैं? जरा सा आप लोग सभी बताएं। क्या 30 का डी हम विकल्प चुन सकते हैं? जब तीनों हाथी के लिए ही प्रसिद्ध हैं, पेरियार केरल, बैतरणी उड़ीसा, मैसूर कर्नाटक, उपयुक्त सभी, तो 30 का हम उपयुक्त सी लगा सकते हैं। उपयुक्त सभी इसका सही विकल्प हो जाएगा। कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि पेरियार नदी कहाँ स्थित है, तो केरल में स्थित है। केरल नारियल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, याद रखें इसके लिए। तो अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त है। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।